दो ख़ानदानों ने हमें पकड़ा है। एक तो एनसी ने हमें पकड़ा है, जो उन्होंने जो स्टेटस को लगाया है कि इस गवर्नमेंट को कश्मीर को हमें ग़ुलाम समझा है कि वो 3 जनरेशन से हम पे हुकूमत करते आए रहे। तो मैं अपने लोगों को, अपने यूथ को, अपने भाई को, अपने दोस्तों बुज़ुर्गों को यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्टेटस को है हमें इसको ख़त्म करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 40 साल इक़्तिदार हासिल किया है, लेकिन 40 सालों में कुछ नहीं किया गया। हमारी जो बुनियादी ज़रूरत थी वो हमें मुहैया नहीं की गई है। अगर दिया गया तो PSA दिया गया है, अगर दिया गया तो कोटा दिया गया है, अगर दिया गया है तो टाडा दिया गया है, अगर यहाँ से हमें लिया गया है तो 370 लिया गया है, अगर यहाँ से लिया गया तो 35A लिया गया है। और हाँ, अगर हमारे जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाए, जो हम में था, अपना ही चीज़ था, पावर प्रोजेक्ट्स, वो छीने गए। तो हमें यहाँ से सब कुछ लिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे 2014 के बाद, एक डिकेड के बाद असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। अगर पहलगाम हल्का पहलगाम 47 की बात करेंगे तो यहाँ पे अब तक 6 कैंडिडेट्स ने अपने फार्म नामजद की है। मैं भी आपसे वलरहमा से जुड़ा हूँ। मेरे साथ है एडवोकेट शौकत साहब, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं हल्का 47 से। शौकत साहब से कई सारे सवालों के जवाब जानेंगे। इन्होंने क्यों पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, एक एडवोकेट पेशे से है। शौकत साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया आपका जी। जो आपका ये मैनिफेस्टो है, ये हमने देखा, वोट फॉर एम्प्लॉयमेंट, पीस, जस्टिस। पुराने जो सियासतदान है, क्या आप उनसे इंस्पिरेशन नहीं हुए हैं उनकी काम से अब तक? आप भी जनाब हमारे यहाँ के वोटर है, आप भी जनाब यहाँ के सिटीज़न हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आप भी रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट आज तक हुई है, हम अभी भी हम 30 साल 35 साल के हो चुके हैं, लेकिन जिस रोड पे हम उस दिन चलते थे वही रोड आज भी है। उसकी कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई है, उसकी कोई लेंथ बढ़ाई नहीं गई है। तो अगर रोड कुशादा होता, यहाँ से टूरिस्ट आता, यहाँ से अमरनाथ यात्री जाती दुश्नीपुरा से, तो यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट, जो हम पानी पीते थे वो गंदा पानी, वो आज भी हम पी रहे हैं। क्या इसमें किसको आप जिम्मेवार ठहराएंगे कि यहाँ वो डेवलपमेंट नहीं हुआ जो होना चाहिए, अगर ये टूरिस्ट इलाका है? ये जो पहलगाम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें आप देखो, जो सिर्फ पहलगाम टाउन है, अगर आप आसपास के गाँव को देखोगे तो ज़ीरो डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। ये तो उनको मैं दोष दूंगा जिन्होंने यहाँ से वोट लिए हैं, जो यहाँ से कामयाब हुए हैं। 10-10 साल उन्होंने निकाले हैं, एज एन इलेक्टेड मेंबर MLA बने हैं, या 5-5 साल निकाले हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है वो अपनी कुर्सी पे बैठे रहे और अपनी कुर्सी से कभी नीचे नहीं उतरे। और जो आज हालात हम देख रहे हैं, जैसे कि मैं एक वकील पेशे से हूँ, मैं एक छोटा सा नौजवान खड़ा हुआ एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात को देखकर, अपने नौजवान जो यहाँ के नौजवान हैं, अब कोई वोट डालना भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि जो वोट उन्होंने डाले उनका उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट, लेकिन वो यहाँ ग्राउंड ज़ीरो में कुछ दिखाई नहीं दे। पहलगाम में अब तक किसने 10 साल यहाँ से एज MLA रहा? यहाँ से हमें जो आज अपनी पार्टी का उम्मीदवार है, यहाँ से कहलाया जाता है मोहम्मद रफ़ी मीर साहब, तो उसने यहाँ से 2 बार जीता है एज एन MLA कैंडिडेट। तो उसने 10 साल निकाले। मैं चाहूँगा, वो कहते 10 साल तो पहले नहीं, टेन्योर 6 साल का था, अब 5 साल का बदल गया। लेकिन वो कहते हैं जब मैं पहली बार 1987 में बना, तब मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA नहीं बना, मैं बना पहलगाम और सीर तक, जो हमारा तब उस वक्त था अब्दुल गनी वीरी। तो उसके बाद बदलते गए सारे MLA MLC, मेंबर पार्लियामेंट बदल गए, DDC बदल गए। तो उनका काम भी देखा जाए और मेरा काम भी देखा जाए। आप अगर देखोगे तो वो उसने MLC भी वो बन चुका है। उसने पूरी तरह, अगर हम देखेंगे तो जो उसका इक़्तिदार रहा है वो लगभग 15 साल रहा है। वो चेयरमैन भी रहा है, पहलगाम का ही तो चेयरमैन रहा है वो। लेकिन जो डेवलपमेंट है जो उसको करना चाहिए था, वो ग्राउंड पे दिखाई नहीं देता। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसने थोड़ी बहुत जो काम की होगी वो तो कुछ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, कुछ लोगों के लिए किया होगा, लेकिन जो पब्लिक के लिए थी, चाहे वो कॉलेज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए, खोरीपुरा दुश्नीपुरा में, तो यहाँ पे हमें यहाँ से बिजबियारा जाना पड़ता है और वहाँ से हमें लंगनबल से
बटकुट वालों को, पहलगाम वालों को खनाबल जाना पड़ता है, चले 50 लोग किलोमीटर से अगर दूर। आप पे यहाँ कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। लोग अगर आप पे इत्मीनान करें, आपने सोशलिज्म इससे पहले कहीं स्टार्ट नहीं किया, आपने कभी डीसी साहब को नहीं लिखा, आपने कभी अस्पताल के बारे में इशू नहीं उठाया, लोग आप पे ट्रस्ट करें, वो चाहेंगे कि एडवोकेट शौकत साहब आज हमारे बोल्ड लीडर बन के आ रहे हैं, हम इसको वोट देंगे। लेकिन आप इससे पहले सोशलिज्म में कभी नज़र ही नहीं आए। हम यहाँ पे अपने गांव में एक एनजीओ चलाते थे, हमने सोशल सर्विस की है। हम बहुत पहले सियासत को देखते रहे और इंस्पायर होते रहे, लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं, खासकर हमारे पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के जो नुमाइंदे हैं, ये आपस में गाली गलौज पे तुले हुए हैं। इनको लोगों की कोई फिक्र नहीं है, इनको कोई डेवलपमेंट की कोई फिक्र नहीं है। ये हमारे नौजवान नस्ल को क्या देना चाहते हैं? यही गालियाँ गलौज आपस में जो ये करते रहते हैं, हम इनसे क्या इंस्पायर हो जाएंगे? आपने जो वॉइस ऑफ पीपल पे हाल ही इंटरव्यू दिया है, लोगों का ये कहना है कि एडवोकेट शौकत साहब है, बहुत सारे लोगों का अंदर तो नहीं, कुछ कमेंट्स मैक्सिमम में आए, आप एक प्रॉक्सी कैंडिडेट हो, आप खाली मीर रफ़ी को टारगेट करते हो, जबकि यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का गया, यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस का गया, यहाँ से डीडीसी 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के गए, हाल ही का एमएलए जो है अल्ताफ अहमद कुल्लू वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो शौकत साहब खाली न खाली रफ़ी अहमद मीर को टारगेट करें। मैं एज न्यूट्रल बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आप जवाब दीजिए। आप अगर मेरे इंटरव्यूज़ देखोगे या मेरे जो पब्लिक के साथ ये जो बात हो रही है, मैं उनको कह रहा हूँ कि हमारे सिर्फ 2 खानदानों ने हमें पकड़ा है। एक तो एनसी ने हमें पकड़ा है, जो उन्होंने जो स्टेटस को लगाया है कि इस गवर्नमेंट को, कश्मीर को हमें गुलाम समझा है कि वो 3 जनरेशन से हम पे हुकूमत करते आए हुए। बिल्कुल। तो मैं अपने लोगों को, अपने यूथ को, अपने भाई को, अपने दोस्तों बुजुर्गों को यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्टेटस को है हमें इसको ख़त्म करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 40 साल इक़्तिदार हासिल किया है, लेकिन 40 सालों में कुछ नहीं किया गया। हमारी जो बुनियादी ज़रूरत थी वो हमें मुहैया नहीं की गई है। अगर दिया गया तो पीएसए दिया गया है, अगर दिया गया तो कोटा दिया गया है, अगर दिया गया है तो टाडा दिया गया है, अगर यहाँ से हमें लिया गया है तो 370 लिया गया है, अगर यहाँ से लिया गया तो 35A लिया गया है। और हाँ, अगर हमारे जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाए, जो हम में था, अपना ही चीज़ था, पावर प्रोजेक्ट्स, वो छीने गए। तो हमें यहाँ से सब कुछ लिया गया, लेकिन वहाँ से हमें वापस कुछ नहीं मिला है। हमें स्टेट से यूटी बना दिया गया है। लोग तरक्की करते हैं, हर मुल्क तरक्की करता है, हर स्टेट तरक्की करती है, लेकिन हमें डाउनग्रेड किया जा रहा है। हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है। इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने नौजवानों से यही उम्मीद करता हूँ कि वो भी खड़े हो जाएंगे। इंशाल्लाह इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम लड़ेंगे। मुझे ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक़ है, ना मुझे पीडीपी से कोई ताल्लुक़ है, ना मुझे कोई अपनी पार्टी से कोई ताल्लुक़ है। मैं जो चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि यहाँ चेंज आए। हमें जो यहाँ जो महबूबा मुफ्ती जी है, तो उसने हमें कब्र तक पहुँचा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे हमें वो कोई वार नहीं है जो नेशनल कांग्रेस में हमें उल्टा किया है। हम यहाँ से वोट देते हैं उनको, लेकिन ये हमें वहाँ से हम पे वार करते हैं। हम मजलूम है, इस वक्त हम मजलूम है। ये जालिम हुक्मरान बने हुए हैं, ये सिर्फ कुर्सी के पीछे है। मैं नहीं कहता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई प्राक्सी नहीं हूँ। ये लोगों का पिंडोरा बॉक्स, ये मुझे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जैसे मैं यूथ की आवाज़ बनना चाहता हूँ, तो ये मुझे बाहर करना चाहते हैं, ये मुझे डिक्लेयर करना चाहते हैं प्राक्सी करने। ये दरअसल नहीं चाहते कि यहाँ का यूथ अवेयर हो। शौकत साहब, अगर आप एडवोकेट हैं, कानून जानते हैं, एडवोकेट हर एक का कानून में मतलब अपना जो हाथ बढ़ाता है, आप कितनी बार ब्लॉक सरीगोफारा गए कि आपने वहाँ वीडियो से क्यों नहीं पूछा पीएमए जो हटस है, इनको 20,000 25,000 रिश्वत ली जाती है। महज एसबीएम टॉयलेट पॉइंट का है जो गरीबों के लिए, नहाते लोगों के लिए, गरीबों के लिए, उससे 2-2 हज़ार। आप कितने चक्कर लगाए? आप जनाब देख लिए, ये काम तो उन कैंडिडेटों का था जिनको हमने यहाँ से अपॉइंट किया था एज एन एमएलए, जिनको हमने नॉमिनेट किया था। ये जिम्मेदारी उनकी होती है। मैं भी एक यहाँ का सिटीजन था, वोटर था, मैं भी उनको ही वोट डालता था। मेरी भी जिम्मेदारी उन पे ही थी। हम वोट डालते हैं, किस लिए डालते हैं? ताकि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करें, वो देखे हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, हमारे यहाँ जो करप्शन हो रहा है वो उस पर नज़र रखे, हमारी जो यहाँ पे नाइंसाफियाँ हो रहा है वो उस पर नज़र रखे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसी वजह से मैं आज मजबूर हुआ हूँ। मैं खुद
اس میں کھڑا ہوا ہوں تاکہ میں خود اب اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوں. ہمارے نوجوان کھڑے ہوں گے تو ہم اس نظام کے خلاف آواز اٹھائیں گے, اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں گے, کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیں گے, ناانصافی جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے. ایک اور مختصر سوال پوچھتے ہیں, آپ نے امپلائمنٹ کی بات کی ہے, کل اگر آپ اقتدار میں آ گئے, آپ ممبر پارلیمنٹ بنے, اللہ کے ہاتھوں میں فیصلہ ہوتا ہے, بالکل. کیا آپ ان نیپوٹزم کو دیکھ کے اپنے رشتہ داروں کو نوکریاں دے دو گے, اس پہ ترجیح رکھو گے جو اول کرے گا, فرسٹ کرے گا ایگزام میں, اس نے نوکری لینی ہے؟ آپ نے بات صحیح کہی ہے. جو ہمارے پچھلے ریپریزنٹیٹو تھے انہوں نے یہی کیا ہے جو آپ نے اپنے منہ سے نکالا ہے کہ ہاں انہوں نے اپنے رشتہ داروں, اپنے دوستوں کو یہ جو سرکاری نوکریاں تھے بیک ڈور اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. بالکل. لیکن جو اوپن میرٹ کینڈیڈیٹ تھے, جو کینڈیڈیٹس ہے جو میرٹ پہ آنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو ہمیشہ اگنور کیا گیا ہے. یہاں آپ اگر دیکھو گے جو بینکوں میں, جو JNK کے بینک میں بڑا سکیم ہوا ہے, کیونکہ اس میں بیک ڈور اپوائنٹ PDP کی جب گورنمنٹ تھی تو اس میں بیک ڈور اپوائنٹمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے. لیکن جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, جو قابل ہے, جو میرٹ پہ آنا چاہتے تھے, لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اپنی محنت, اپنی لگن سے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی کوئی آواز نہیں سنتا. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ جو ریزرویشن کیٹیگریز ہے ان کو زیادہ کوٹا دیا جا رہا ہے, لیکن جو اوپن میرٹ کنٹیڈ ہے پاپولیشن کے حساب سے زیادہ تو اوپن میرٹ پاپولیشن ہے, لیکن ہمارے جو کوٹا ہے گورنمنٹ میں, جو امپلائمنٹ کا کوٹا ہے وہ مختصر رکھا گیا ہے اوپن میرٹ کے, اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. میں نہیں کہتا گورنمنٹ جابز تو اب مشکل ہی ہے کیونکہ اتنی زیادہ بے روزگاری ہے, اتنا یوتھ ایجوکیٹڈ ہو چکا ہے, بہت زیادہ اگلے 5 سالوں میں اس سے بھی زیادہ بے روزگاری بڑھ سکتی ہے, لیکن روزگار کے وسائل ہم پیدا کر سکتے ہیں. اگر ہم صرف گورنمنٹ جاب ہی ہمیں ڈپینڈ اس پہ نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنی بزنس یونٹس کھولنے ہیں, اپنے ٹورزم کو بڑھاوا دینا ہے جس سے ہمارے نوجوان کو روزگار فراہم ہو سکے. اور ایک سوال آخر میں ختم کرتے ہیں اس کے ساتھ, یہاں سے چیف منسٹر رہا مفتی محمد سعید 2003 میں جب وہ بائی الیکشن جیتے, 2002 سے 2014 تک PDP کا بہت زیادہ دبدبہ رہا, 2014 سے نیشنل کانفرنس نے سب کچھ پہ قبضہ کیا. تو وہ کہتے ہیں رفیع احمد میر, اگر مجھ پہ انگلیاں 2014 پہ مجھ پہ غصہ نکالا گیا, مجھے ہرایا گیا, جو لوگ 2014 سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے؟ میں سب سے سوال کرتا ہوں, میں جو سوال کرتا ہوں, میں سب پارٹیز, میں نیشنل کانفرنس کو اس سے وہ جواب چاہتا ہوں کہ 30 سال 40 سال میں آپ نے کشمیر کو کیا دیا ہے. 30 سال اور 40 سال جو آپ نے حکومت کی ہے, کشمیر کو دیا کیا اور یہاں سے لیا کیا؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, انہوں نے ہمیں ٹاڈا دیا, انہوں نے ہمیں PSA دیا ہے, انہوں نے یہ جو کوٹا دیا ہے, یہ کس نے دیا ہے؟ یہ صرف نیشنل کانفرنس نے ہمیں دیا ہے. اب بچا تھا ہمارے پاس تھوڑا بہت, جو بچا تھا 370 اور 35A, جس کی وجہ سے ہماری زمین ہم کوئی باہر والا نہیں خرید سکتا, یا یہاں کوئی ایمپلائی جو بھی جاب ویکنسی نکلتی تھی وہ یہاں جموں اینڈ کشمیر کا حاصل کر سکتا تھا, لیکن اب ہم سے یہ بھی چھینا گیا ہے. جو نیشنل کانفرنس نے باقی کسر جو چھوڑی تھوڑی بہت تھی تو وہ PDP نے ہمیں قبر تک پہنچا دیا, اب صرف مٹی ڈالنا باقی ہے, لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. ہمارا یوتھ اب ہر طرح سے تیار ہے, ہمارا یوتھ چاہتا ہے کہ اب چینج لایا جائے, یہ جو 2 خاندانوں کی یہ سیاست تھی اس کو ختم کیا جائے. میں نہیں چاہتا میں صرف یا سے رفیع احمد میر صاحب پہلے بھی نیشنل کانفرنس میں تھے, تو پھر PDP میں آ گئے, اب اپنی پارٹی میں جوائن کر رہے ہیں. یہ جو روٹین جو چینجز یہ کرتے رہتے ہیں, لیکن فیس تو وہی ہے, لوگ اس کو جانتے ہیں, اس کے کام کو جانتے ہیں, لیکن جو کام ہے وہ زیرو ہے. بالکل. یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ شوکت صاحب جو حلقہ 47 سے اپنا انڈیپینڈنٹ قسمت آزما رہے ہیں. ان کا مینیفیسٹو آپ نے سنا ہے. سب سے پہلے مینیفیسٹو میں ان کو ہے جو جسٹس کشمیر میں نہیں مل رہا ہے. دیجیے اپنے میزبان میر عارف کو اجازت. اللہ حافظ.